देखा कि था मैंने। माई बाबू के बेटवा सहारा होते, सोच ली हम काहे इतना जतन से पोसली हम काहे। गैंग्स ऑफ बेरोजगार बहुत बड़ी हिट हुई थी उस समय, जब 399 रुपया में मात्र 1 GB इंटरनेट पूरे महीने के लिए मिलता था। जी 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 जी। उस समय हमने मिलियन टच किया था यूट्यूब पर गैंग्स ऑफ बेरोजगार के रूप में। तो हमने अपनी प्रतिभा को पहले ही साबित कर दिखाया था इस देश के मैप पर, सिर्फ बिहार के मैप पर नहीं, पूरे देश के मैप पर। अब जो है मुंबई से ही मैं संपूर्ण बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। अब मैं संपूर्ण बिहार का होकर रह गया हूं, सिर्फ एक मगध रीजन का मैं नहीं रहा। फिर में लोग कहते हैं बाहर से कि शूट नहीं हो सकता है, हम्म। वो बिहार में शूट करवा के दिखाया। वही इंडिया के सबसे बड़ी टीम ने आकर वहां शूट किया, टीवीएफ की कंपनी ने आके शूट किया। बिहार शूटिंग के लिए बहुत ही अच्छी जगह है और लोगों को यहाँ आना चाहिए, सरकार को आगे आना चाहिए, सरकार को सब्सिडीज दे करके इसको प्रमोट करना चाहिए। अगर सरकार मेरी आवाज सुने, वहां तक पहुंचे, तो बिल्कुल उनको आगे आना चाहिए। तेजस्वी जी को मैं कहना चाहूंगा कि फिल्म निर्माण को बढ़ावा दें। बाकी जी। हम अच्छे से अच्छे कंटेंट को ला करके बिहार को गौरवान्वित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हालांकि आज के जो हमारे मेहमान हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन इनका परिचय देना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि ये हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं। और इनका परिचय देने के लिए हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे वो ये है कि मतलब बिहार में जब कभी कंटेंट क्रिएशन का शुरुआत की बात की जाएगी अगर जो, और जो उसमें कुछ चंद नाम लिए जाएंगे, उसमें दर्शकों के जो चहेते हैं और नो डाउट क्षमता बहुत है। आप इनको गायक के रूप में देख सकते हैं, आप इनको लेखक के रूप में देख सकते हैं, आप इनको अभिनेता के रूप में देख सकते हैं, आप इनको एक ऐसे आंदोलनकारी के रूप में भी देख सकते हैं जो अपनी गीतों के माध्यम से, अपने लेखनी के माध्यम से, अपने कंटेंट के माध्यम से हरदम जनता की आवाज बनते हैं। हमारे साथ वो व्यक्ति मौजूद है जिसने बिहार के लड़कों को ये सिखाया कि कैसे बस अपना फोन का कैमरा का इस्तेमाल करके अपने कंटेंट और अपने मेहनत के दम पे जो है करोड़ों दर्शकों के दिलों पर राज कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मगधी बॉयज के सह संस्थापक विश्वजीत प्रताप सिंह, और हम इनको विश्वा भैया बोलते हैं। हम क्या, ज्यादातर लोग विश्वा भैया ही बोलते हैं। तो सबसे पहले विश्वजीत भैया, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। ये वीडियो हम सत्ता से जनता तक चैनल के लिए कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और हम अभी इंट्रोडक्शन में बता रहे थे बहुत जी, धन्यवाद, बहुत साउंड चूंकि थोड़ा धन्यवाद। सा लेट आ रहा है तो इसलिए थोड़ा सा हम वेट करके बोलेंगे आपसे। हम्म। तो भैया, चूंकि हम लोग बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन में, हम बताएं कि मगधी बॉयज के सह संस्थापक हैं आप, तो इसलिए सबसे पहला जो मेरा प्रश्न है वो मगधी बॉयज से ही जुड़ा हुआ होगा कि मगधी बॉयज की शुरुआत हम्म। कैसे हुई, कैसे विचार आया, कैसे शुरुआत हुआ। मगधी बॉयज की शुरुआत हुई थी 2019 में। अच्छा, कोविड के समय यूं में। ही हम यूं ही हाँ, नहीं, कोविड से 1 साल पहले अच्छा अच्छा। हम कोरोना से पहले ही महामारी बनकर टूट पड़े थे बिहार में। ऐसे अगर मैं महामारी अगर ऐसा हो तो तो फिर बिहार के लिए बहुत अच्छा है। ऐसी तुम्हारी इच्छा। तो काफी अच्छा लगा था उस समय लोगों का रिस्पांस। मतलब कैसे विचार कैसे आया था कि युगल के हमको एक साथ चैनल मिल बनाना करके, चाहिए। यूं ही अपने खाली समय में हम लोग कुछ वीडियो बनाया करते थे युगल के साथ। युगल उस समय मेरा रूममेट हुआ करता था। अच्छा अच्छा। वो जब बिहार से आया था मुंबई काम करने के लिए, तो हमने उससे कहा था मेरे ही साथ रह लो, साथ में रह लेते हैं, हम्म। साथ में रहेंगे अच्छा लगेगा, तो मगधी बॉयज की शुरुआत क्या समय मुंबई भी से कट हुई थी? जाएगा, अपने घर की तरफ का एक लोग भी मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात। आए। तो मगधी बॉयज की शुरुआत क्या मुंबई से हुई थी? हाँ हाँ, मगधी बॉयज की शुरुआत जुहू बीच से हुई थी। जुहू बीच पर हम दोनों आईपीएल का विश्लेषण करते थे मगही में, अच्छा। और वो लोगों को काफी पसंद आता था।
तो शुरू में ये RVCJ एक चैनल है, रजनीकांत वर्सेस CID जोक्स, जी 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 जी। तो उसी के चैनल पे अपलोड हुआ करता था। हम्म। पहले हमारा चैनल नहीं था, अच्छा अच्छा। हमने यूं ही बना दिया था। हमने कुछ ऐसा सीरियसली सोच करके कुछ कि बड़ा होगा या बढ़ेगा, हम इसको बढ़ाएंगे, ऐसा हमने नहीं सोचा था। हमने यूं ही बस अपनी भाषा में बात करने के लिए, ताकि बाहर में हमें अपनत्व का महसूस हो, हम्म। एहसास हो। अपनत्व का एहसास करने के लिए अपनी मातृभाषा में हम दोनों बात करने लगे किसी भी टॉपिक पर। बहुत अच्छा लगता था, लोगों को भी अच्छा लगता था। बाद में बिहू नंदन है, वो भी आया था एक दिन रूम पे, तो साथ में सब बैठे, तो बिहू हम्म। नंदन जी ने ही कहा था कि काम कीजिए, लोग पसंद कर ही रहे हैं, एक चैनल ओपन कर दीजिए। जी जी। तो उन्हीं की सलाह को मानकर हमने मगधी वर्ल्ड ओपन कर दिया। और ओपन करके हमने यही सोचा था कि जिस तरह से हम मस्ती मजाक में बनाते हैं वीडियो, उस पे भी हम्म मस्ती मजाक में बस वीडियो बनाते रहेंगे, कॉमेडी करते रहेंगे, लोगों को हंसाने का काम करेंगे, साथ ही साथ अपनी मगही भाषा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मगही भाषा में बोलना बड़ा आसान लगता था हम दोनों को, क्योंकि अपने घर का भाषा था, मातृभाषा है। जी जी। वो बड़ी आसानी से वीडियो बन जाया करती थी, उसके लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, पहले से कोई स्क्रिप्ट तैयार करने की आवश्यकता नहीं रहती। अच्छा, जो आता था नेचुरली आता था। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल प्राकृतिक रूप से। जी जी। अच्छा भैया, मेरा दूसरा प्रश्न है कि कितने समय में लोगों को जो है मगधी वॉइस का काम पसंद आने लगा, आप लोगों का काम पसंद आने लगा था? पहले ही बार में, पहली बार में ही वायरल हो गया था वीडियो? पहले ही बार में, हाँ, पहले ही बार में, अच्छा जी, मेरा अगला प्रश्न एक है ही कि बार में लोग पास हम्म, कर दिए। अच्छा, नो डाउट, जब अच्छा कंटेंट होता है तो लोगों को पहली बार में ही पसंद आना ही है। बाकी मेरा अगला प्रश्न है कि जब आप मगधी बॉयज का निर्माण कर रहे थे तब क्या आपने कभी सोचा था हम्म, कि मगधी बॉयज पेज जो है कभी बिहार के लोगों का आवाज बन जाएगा, कभी विद्यार्थियों का आवाज बन जाएगा? हमने कई बार आपको देखा है कि एनटीपीसी का मुद्दा हो तो आप सड़कों पे उतरे थे, स्टूडेंट्स के साथ थे। उसके अलावा भी कई तरह की चीजों में हमने देखा है कि आपने आंदोलनों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। एक जगह पटना में एक बार नर्सेज जो थी हड़ताल पे बैठी बैठी हुई थी, उस समय भी आप लोग एक्टिव थे काफी। तो मतलब आपने कभी सोचा था इस चीज को लेकर के कि समस्या के लोगों के समस्याओं की आवाज बन जाएगा मगधी बॉयज? नहीं, हमने नहीं सोचा था, क्योंकि हमें अंदाजा नहीं था बिहार इतनी समस्याओं से जूझ रहा है। जी जी। हमने तो बस यही सोचा था कि मगही में एंटरटेनमेंट करते रहेंगे, कोई सिनेमा उनेमा बनाएंगे, कोई वेब सीरीज बनाएंगे। जी जी। पंचायत उस समय रिलीज हुई थी, पंचायत देख के हम लोग प्रभावित थे। हमने भी सोचा था कि हम भी मगही में जो है गांव घर में सिनेमा को शूट करेंगे, बनाएंगे। सीखते सीखते कुछ अच्छा बनेगा तो मजा आएगा। जी जी। लेकिन जब हम बिहार पहुंचकर काम करने लगे तो वहाँ का वातावरण और माहौल ही एकदम अलग है। हम्म। लोगों को समस्याएं ही इतनी है कि जिनकी पहुंच जब दूर तक जा रही है, जिनकी आवाज दूर तक सुनी जा रही है, वो उनसे अपेक्षा लगा बैठते हैं कि अब हमारी समस्याओं पर वीडियो बनाएंगे, हमारी समस्याओं पर बोलेंगे। तो अच्छा जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना आगे बढ़ाया है, उनके लिए बोलना चाहिए। सही। वही हमने भी किया। लोगों के अथाह प्रेम को देखते हुए, उनके सपोर्ट को, समर्थन को देखते हुए हमें लगा कि उनकी आवाज बननी चाहिए, तो हम बन बैठे। मगधी वॉइस उनकी आवाज बन गया, बिहार की समस्याओं की आवाज बन गया, और एक बुलंद आवाज बन गया, बिल्कुल, जिसकी बहुत गूंज बुलंद दूर आवाज। दूर तक जाती थी, हम्म। विधानसभा के कोने तक भी पहुंचती थी। बिल्कुल। अच्छा भैया, ये बताइए कि आज भी जब सोशल मीडिया इतना फैल चुका है, एक ही सोशल मीडिया की जगह समय जो हम आया। हम्म, आप कुछ बोल रहे थे भैया आप? कुछ आगे बोलूंगा, पूछो। हाँ, मैं पूछ रहा था कि आज भी जब सोशल मीडिया की मतलब चकाचौंध में सारी दुनिया रोशन हो रही है, तब भी लोगों के लिए बड़ा कठिन होता है इस फील्ड को चुनना। हम्म और आज से 4 वर्ष पहले जब 2019 में आपने ये निश्चय किया था इंजीनियरिंग करने के बाद, तो अपने घर वालों को समझाना आपके लिए कितना मतलब कठिन रहा था, ये समझा पाना कि हमको डिजिटली कुछ करना है, सोशल मीडिया पे कुछ करना है?
ये निश्चय मैंने 2014 में ही कर लिया था। अच्छा। 2014 में मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई थी। 2000 2013 में मैंने इंडिया का सबसे पहला वायरल वीडियो बनाया है, एक था लालू। जिसका नाम है गैंग्स ऑफ बेरोजगार। अच्छा, हाँ हाँ, उस समय का। नहीं ठीक। नहीं, एक था लालू बहुत बात की बात है। ये मेहनत और ये सफलता चंद वर्षों की नहीं है, 10 सालों से अधिक अथक परिश्रम लगा है इसमें, तब आज लोग विश्वजीत प्रताप सिंह को विश्वजीत प्रताप सिंह के रूप में जान रहे हैं। कई सालों तक गुमनामी के अंधेरे में काम करना पड़ा है। हम्म। गैंग्स ऑफ बेरोजगार बहुत बड़ी हिट हुई थी उस समय, जब 399 रुपया में मात्र 1 GB इंटरनेट पूरे महीने के लिए मिलता था। जी 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 जी। उस समय हमने मिलियन टच किया था यूट्यूब पर गैंग्स ऑफ बेरोजगार के रूप में। तो हमने अपनी प्रतिभा को पहले ही साबित कर दिखाया था इस देश के मैप पर, सिर्फ बिहार के मैप पर नहीं, पूरे देश के मैप पर। जी जी लेकिन फिर वही है कि जो सवाल तुमने किया है कि मम्मी को कैसे मनाए, पापा को कैसे मनाए, घर वालों को कैसे मनाए, जी जी तो उनको मनाने के चक्कर में हम लोगों ने फिर उस चीजों को छोड़ दिया। हम हैं, अभिनव आनंद है, विगुनंदन सिंह है, तीनों साथ में थे। जी जी। तीनों ने मिलकर गैंग्स ऑफ बेरोजगार 1, गैंग्स ऑफ बेरोजगार 2 बना करके धमाका कर दिया था। अच्छा। पूरा इंडिया में तहलका मच गया था कि ये कौन लड़के हैं जो 90 रुपए में ऐसा फिल्म बना दिए। और उसके बाद फिर सबको अपने अपने गार्जियन को कन्विंस करने में कुछ समय लगा, मुझे भी कुछ समय लगा। जी जी जॉब करना पड़ा, जॉब करते हुए उन्हें संतोष देना पड़ा। पहले उनके सामने खुद को सिद्ध करना पड़ता है कि हम जॉब लेने लायक हैं। जी 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 जी। अगर वो साबित नहीं कर पाएंगे आप खुद को, उनके कसौटी पे खुद को जब तक खरा नहीं उतार पाइएगा, तब तक अपने सपनों की यात्रा आप शुरू नहीं कर सकते हैं। जी जी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। पहले उनके अरमानों को पूरा कीजिए। माता पिता जो आपसे चाहते हैं उन्हें पूर्ण करिए, उन्हें वो संतोष दिलाइए। उसके बाद वो स्वयं आपकी सहायता करेंगे आपके सपनों को पूर्ण करने में। तो मैंने भी वही किया, उसी रास्ते पर चला। पहले माता पिता के सपनों को पूर्ण किया, उसके बाद अपने सपनों की तरफ जब बढ़ा तो माता पिता का भी साथ मिला। आज मेरे साथ साथ मेरे पिताश्री भी बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं। जी जी वो बिल्कुल। भी साथ में ही एक्ट करते हैं। चचा जी के नाम से पूरे बिहार में लोकप्रिय हैं। ऐसा कोई जिला नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पापा को नहीं जानते हो लोग। और बड़े बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग लोग सब जानते हैं। जी जी बिल्कुल तो सही बात। देखिए कि कैसा चमत्कार है कि जो पिता मना कर रहा था इस क्षेत्र में जाने से, हम्म। वही पिता आपके साथ आपकी उंगली पकड़ के आपको फेमस भी करा दिया और खुद भी फेमस हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। तो एक बहुत बड़ा संयोग है, बहुत बड़ा गाथा है जो बिल्कुल। हमारे नसीब में आई है। बहुत खुश नसीब है हम, धन्यवाद देते हैं सबको। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा भैया, मेरा अगला प्रश्न है कि चूंकि आप इतने वायरल हैं, लोग आपके वीडियोस को देखते हैं, आपका तारीफ भी करते हैं। हम कुछ लोगों से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, और उसी में एक राणा दीपू सिंह भी हैं। वो एक हाल ही में एक साक्षात्कार दे रहे थे, अपना एक इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसमें हम्म वो जिक्र करते हैं कि वो आपको अपना गुरु मानते हैं। और वो कहते हैं कि हम्म मतलब बिहार में अगर कंटेंट क्रिएशन के हम्म उसमें भीष्म पितामह का तुलना आपसे करते हैं कि आपको भीष्म पितामह कहा जाना चाहिए कंटेंट क्रिएशन का जब भी बात होगा। तो इन सब चीजों को सुनकर के आपको कैसा लगता है? हम्म। इन सब चीजों को सुनकर एक जिम्मेदारी का एहसास होता है, बहुत बड़ी और विशाल जिम्मेदारी का एहसास होता है। क्योंकि राणा दीपू सिंह स्वयं एक बहुत बड़े जनसमूह का प्रतिनिधित्व करने लगा है आज। जी जी और राणा दीपू की तरफ बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें गुरु कहते हैं, या फिर कुछ कुछ तो भगवान कह देते हैं। हालांकि मैं उनसे कहता हूं कि मैं तुम लोगों से भी कम टैलेंटेड और सामान्य मनुष्य हूं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो लोग मतलब प्रेरणा लेते हैं मुझसे और वो सफल होते हैं, उनको सफल होते हुए मैं देखता हूं, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे सबके सब एकलव्य हैं और गुरुद्रोण की मूर्ति बना करके आगे बढ़े जा रहे हैं। क्योंकि मैं तो हूं नहीं, मैं तो उन्हें कोई
शिक्षा भी नहीं दे रहा हूँ मैं, ना उन्हें कुछ सिखा रहा हूँ। नहीं, उनके लेकिन ये पीछे बात नहीं लगा हुआ हूँ मैं। लेकिन ये उनको बात आगे तो बढ़ाने माननी के लिए पड़ेगी मैंने कुछ कि भी नहीं आपको किया देख है। करके बहुत लोग सीख रहे लेकिन हैं, और जिस उनमें से हाँ हम भी एक हैं। तो भाई ये बस एकलव्य की गुरु भक्ति है, तुम लोगों की गुरु भक्ति है, इसमें गुरु का कोई महत्व नहीं है। हमारा कोई महत्व नहीं है, हमने तो कुछ किया नहीं है। हाँ, इसी एक जिम्मेदारी का एहसास होता है कि मुझे आगे चलकर एक ऐसी ही उदाहरण को पेश प्रस्तुत करते रहना है, जिससे कि तुम लोग प्रेरणा लेते ही रहो। कभी ऐसा तुम लोगों को ना लगे कि अब विश्वजीत भैया खाली हो चुके हैं, उनसे कुछ लेने को रहा नहीं। अब उनमें वो बात नहीं रही। बस एक ये जिम्मेदारी का एहसास रहता है, ये एक चैलेंज रहता है मेरे लिए कि नहीं भाई, अब कुछ तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। जो मैंने करके छोड़ दिया है उससे एक स्टेप ऊपर जाना होगा, और वहां जाकर एक उदाहरण प्रस्तुत करना होगा, जिससे कि आने वाली जनरेशन जो है, जो पीढ़ी मुझे देख रही है, वो और ज्यादा मोटिवेट हो सके। बिल्कुल बस सही यही बात। है। अच्छा भैया, मेरा अगला जो प्रश्न है वो एक दर्शक की भांति भी है, क्योंकि चूंकि मगधी बॉयज का भी मैं बहुत पुराने समय से दर्शक हूँ, फॉलोअर हूँ। तो इसलिए ये प्रश्न जो है मतलब व्यक्तिगत रूप से मुझसे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है कि आजकल आप जो है मगधी बॉयज की वीडियोस में बहुत कम नजर आते हैं। आखिर ऐसा क्यों? मतलब ऐसा पेज है जिसपे 7 लाख से अधिक फॉलोअर्स मौजूद हैं, करोड़ों दर्शक हैं जो आपको देखते हैं, फिर आपको इस पेज को छोड़ करके मुंबई रहने की जरूरत क्यों पड़ गई, या फिर ऐसा फील्ड क्यों चुनना पड़ा? देखिए, हमने चाहा था कि मगही में बड़ी बड़ी वेब सीरीज बने, हम्म। और कुछ फाइनेंशियल दिक्कत भी होती है, और जिंदगी जो है आपको कहाँ लेकर जाएगी आपके प्रतिभा के हिसाब से, ये जिंदगी ही जानती है। बिल्कुल आप सही। नहीं जान पाइएगा उसको। और कभी कभी समय जिस रास्ते में, जिस दिशा में आपको बहाना चाहे, आपको बह जाना चाहिए। उसी को मानकर मैं बहते हुआ मुंबई पहुंच गया। और अब जो है, मुंबई से ही मैं संपूर्ण बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। अब मैं संपूर्ण बिहार का होकर रह गया हूँ। सिर्फ एक मगध रीजन का मैं नहीं रहा अब। सिर्फ एक मगधी बॉयज का मैं नहीं रहा। हाँ, मगधी बॉयज हमारा है, हम उस पे कभी कभार आके गाना वाना सुना देते हैं। गांव जाने पर हम उसमें वीडियो बना के लोगों का मनोरंजन भी कर देते हैं। जी जी। जैसे कि एक मैया बाबू पे एक वीडियो बनवाया था मैंने, उसमें मेरे माता पिता ने ही अभिनय किया है और मैंने गीत गाया है पीछे से जी जी, देखा था कि मैंने। माई बाबू के बेटवा सहारा होते, सोच ली हम काहे इतना जतन से पोस ली हम काहे। बहुत तो मार्मिक जब गीत गया है था ये, तो बहुत बढ़िया लोगों के गीत था। सामने प्रस्तुत भी कर दिया, और उसके 2 मिलियन से अधिक व्यूज भी हैं। फिर चलिए। बिहार के कुछ लड़कों ने मिलकर कहा कि भैया एक गाना बनाना है, क्या आप हमारी इस प्रोजेक्ट में अभिनय करेंगे? तो हमने कहा बिल्कुल करेंगे। तो अभी जो गाना करीब 4.5 लाख के आसपास फेसबुक पे है, हम्म। रांझना, तो जी वो जी, भी मैंने वो भी शूट कर मैंने लिया। तो सुना जब है। मुझे फुर्सत मिलता है, बिहार आता हूँ, तो बिहार के लिए भी कुछ न कुछ कर ही देता हूँ। हालांकि मुंबई में भी बैठकर मैं बिहार के लिए ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे इस पहले जब मैं मुंबई आया तो तुरंत ही यहाँ की सारी टीम को लेकर के छठ महापर्व वीडियो बनाने के लिए चला गया बिहार। फिर इसी पे मैं सरस्वती आ भी पूजा रहा था। बनाने के लिए भी बिहार ही गया। जो बिहार में लोग कहते हैं बाहर से कि शूट नहीं हो सकता है, हम्म। वो बिहार में शूट करवा के दिखाया। वही इंडिया के सबसे बड़ी टीम ने आकर वहां शूट किया, टीवीएफ की कंपनी ने आके शूट किया। और आने वाले टाइम में इंडिया का सबसे बड़ा वेब सीरीज भी बिहार में शूट होगा, ये मेरा ये प्रण है। यानी इसी और से तुम जुड़ा लोगों हुआ के मेरा प्यार अगला से ये प्रश्न प्रण भी था। पूरा भी होगा। मेरा अगला प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ था कि जब से मैं हम्म। व्यक्तिगत रूप से आपसे जुड़ा हूँ या मगधी बॉयज से जुड़ा हूँ, तब से मैं ये सुनते आ रहा हूँ कि आप जो है बिहार में सिनेमा का निर्माण करना चाहते हैं, सिनेमा जगत का निर्माण करना चाहते हैं। और मतलब जितना हद तक आप सक्षम हुए उतना आपने किया भी। छठ पे आपने वीडियोस किए, सरस्वती पूजा पे आपने बिहार में वीडियो शूट किया। तो मतलब जब बिहार में टीवीएफ जैसी बड़ी टीम आती थी तो कितना आसान होता था और कितना कठिनाई होता था शूट करने में? क्या क्या दिक्कतें आती थी जिन चीजों को दुरुस्त करना अभी बाकी है? उन लोगों का एक्सपीरियंस कैसा होता था? दि-
दिक्कत नहीं आती थी, क्योंकि अ, छोटे स्केल पे शूटिंग हुआ करते थे, तो हम्म। उतनी दिक्कत नहीं आती थी और सबको बहुत अच्छा लगा। जितने भी लोग आए उन्होंने बिहार से बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस गैदर किया और जी उन्हें जी लगा कि यहाँ शूट करना बहुत ही शूटिंग फ्रेंडली है। काफी मदद करते हैं लोग, सभी लोग आगे आकर हेल्प करते हैं आपकी शूटिंग में। जी जी। बिना किसी स्वार्थ के लोग जुड़ते हैं, ये नहीं कि फिल्म है पैसा आएगा इससे ये आएगा वो आएगा, ऐसा कोई हम्म। भावना नहीं है वहां पे। खास करके हम तो अपने घर पे ही ले जाके शूट किए थे, उसके बाद अहुआरा है नौबतपुर तरफ, वहां जाके शूट करवाए थे। तो सारे लोग मिल करके बहुत ही सरस स्वभाव से मिल करके जो शूटिंग करवा देते हैं। तो बिहार एक अलौकिक स्थल है, शूटिंग बहुत अच्छे से हो जा रही है। मैं अच्छा स्वभाव का हूँ, इसीलिए सभी लोग जो अच्छे स्वभाव के हैं वो मुझे मिल जाते हैं, जो सहायता करने वाले हैं वो मुझे मिल जाते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा लोगों की निस्वार्थ सेवा और सहायता की है। मुझे सही कभी बात। किसी से कोई अपेक्षा नहीं रही है, तो बदले में जो है कर्म मुझे भी वही देता है, प्रकृति और ब्रह्मांड से मुझे ही वही मिलता है। तो मैं जब यहाँ प्रोजेक्ट करता हूँ बिहार में, तो मुझे तो बड़ा सहयोग मिलता है। बाकी लोगों का तो क्या अनुभव है मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरा अनुभव बड़ा ही सुखद रहा है। और बिहार शूटिंग के लिए बहुत ही अच्छी जगह है और लोगों को यहाँ आना चाहिए, सरकार को आगे आना चाहिए, सरकार को सब्सिडीज दे करके इसको प्रमोट करना चाहिए। अगर सरकार मेरी आवाज सुने, वहां तक पहुंचे, तो बिल्कुल उनको आगे आना चाहिए। तेजस्वी जी को मैं कहना चाहूंगा कि फिल्म निर्माण को बढ़ावा दें। बाकी जी हम अच्छे से अच्छे कंटेंट को ला करके बिहार को गौरवान्वित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जी जी। अच्छा भैया, मेरा अगला जो प्रश्न है कि आप गाते भी बहुत अच्छा है, आप अभिनय अच्छा करते हैं, आपके लेखन का कोई जोर नहीं है। आपके कई गीत जो है बहुत वायरल भी हुए थे। कोविड के समय में हमने एक बहुत गीत सुना था आपका, कि होलो महंगा अब तो तेल पेट्रोल सजनी। ये बहुत वायरल हुआ हाँ था, न्यूज तक में चला था। तो मतलब हाँ विश्वजीत प्रताप सिंह खुद को क्या हाँ मानते हैं, हाँ। लेखक, अभिनेता या फिर गायक? देखिए, हम तो अपने आप को शून्य मानते हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। जितना आध्यात्मिक चेतना हमारा जाग चुका है, जितना हमने आध्यात्मिक चीजों को पढ़ा है समझा है, हम समझते हैं कि हम कुछ भी नहीं है और साक्षात जी जी। शिव हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। उसके अलावा मेरी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मैं विश्वजीत प्रताप सिंह नाम की किसी सत्ता को नहीं मानता। मैं नहीं मानता कि कोई विश्वजीत प्रताप सिंह है जो कुछ कर सकता है। तो जिस तरह से कृष्ण 16 कलाओं से युक्त थे, भगवान राम जो हैं 8 कलाओं से युक्त थे, उसी तरह से 2-3 कलाओं से युक्त उन्होंने इस नाचीज को भी किया है। उनमें से एक लेखन है, एक गायन है और एक अभिनय है। तो ये कलाएं, तीनों की तीनों कलाएं हैं हमारे पास। तीनों कलाओं के बल पे चल रहा हूँ, आप लोगों से जुड़ रहा हूँ, मिल रहा हूँ, आप लोगों को प्रेरित कर पा रहा हूँ और अपने राज्य के लिए कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ। बस यही है। हमारे नजरों में तो विश्वजीत प्रताप सिंह और विश्वा भैया जो है वो मतलब फुल पैकेज है। एंटरटेनमेंट का कहिए आप, आ, आंदोलन का कहिए आप, जज्बा का कहिए आप, प्रेम का कहिए आप, हर चीज का एकदम फुल पैकेज। Thanks. भैया, मेरा अगला प्रश्न है कि सोशल मीडिया को आप कैसे देख रहे हैं आज के समय में, जैसे इसका इस्तेमाल हो रहा है, क्या आप उसको ठीक मानते हैं? हम्म। अरे वो तो डिपेंड करता है ना कि वो कितना बदलाव ला रहा है समाज में। अगर अच्छा बदलाव ला रहा है तो ठीक है, अगर बुरा बदलाव ला रहा है तो उस पर रोक लगनी चाहिए। ये देखने की चीजें हैं, जैसे कि हर धर्म में, हर जात में, हर हम्म। समुदाय में, हर जगह में। और जिस तरह से एक ये ब्रह्मांड है, उसी तरह अनेकों ब्रह्मांड है। हर ब्रह्मांड में कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ बुरी चीजें हैं। दुनिया में सिर्फ दो ही भेद है, अगर तुम जी करना जी चाहो, एक अच्छी और एक बुरी। तो सोशल मीडिया का भी जो अच्छा जी जी। उपयोग है उस पे फोकस करो, जो बुरा उपयोग है उसको नकारो। लोगों के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या देखना चाहते हैं, वो क्या सुनना चाहते हैं, वो कैसे चलना चाहते हैं, वो उसी हिसाब से सोशल मीडिया का उपयोग करें। उस पे किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करने का कोई फायदा है नहीं। ये आम जनमानस की चेतना की बात है
कि जो सोशल मीडिया मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, जो जी इंस्टाग्राम जी चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब पे चैनल खोलकर वीडियोस डाल रहे हैं, वो किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, किस प्रकार का कंटेंट तैयार कर रहे हैं, उनकी चेतना क्या कहती है, और जो जनता की चेतना को वो छूना चाहते हैं, वो किस जरिए से छूना चाहते हैं, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, और जो जनता देख रही है उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबकी अलग अलग स्वरूप है, सब अपने अपने रूप से चलते रहता है। ऐसा है नहीं कि सब एक स्तर पे चला आएगा, किसी का स्तर यहाँ होगा तो किसी का यहाँ होगा तो किसी का यहाँ होगा, और सबके लिए अलग अलग दर्शक वर्ग भी होंगे। तो इस प्रकार से चलते रहता है। तो हर जी प्रकार जी का जो वर्ग है हमारे समाज में, वो अलग अलग प्रकार से बेनिफिट पाते रहता है सोशल मीडिया से। तो यही है, बाकी आंदोलन का एक बहुत बड़ा मैदान है सोशल मीडिया। अब पहले सोशल मीडिया होता तो शायद कई बार जो है आंदोलन हो गया होता, जन आंदोलन जो हुआ करते थे, यही सब है। जी जी। चलिए, मेरा अंतिम प्रश्न है इस साक्षात्कार को लेकर के कि आज के समय ठीक। में जो लोग भी सोशल मीडिया को अपना करियर के रूप में बनाना चाहते हैं, उन हाँ, उन लोगों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि कैसे क्या करना चाहिए उन लोगों को? उन लोगों को सबसे पहले तो शुभकामना है, आगे बढ़िए, प्रयास कीजिए, एक सब्सक्राइबर से शुरू कीजिए, एक सब्सक्राइबर से लेकर के 1 करोड़ सब्सक्राइबर तक पहुंचिए, और पेन पेपर लेकर के उस पर डिसाइड कीजिए कि आप क्या कीजिएगा। आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप किस चीज में दक्ष हैं, क्या आपको सबसे अच्छे से आता है, आप उसी को शुरू जी जी कीजिए। भले वो 4 लाइन बोलना हो, 2 लाइन बोलना हो, 3 लाइन बोलना हो, या फिर एक एस्से बोलना हो, या फिर एक्टिंग करना हो, या डांस करना हो, गाना बनाना हो, खाना बनाना हो, घर सजाना हो, पेंटिंग करना हो, बहुत से आर्ट फॉर्म है, उनमें अगर आप प्रोफिशिएंसी है आपकी, आप उसमें दक्ष हैं, आप अच्छा कर सकते हैं, तो उसकी शुरुआत कीजिए। लेकिन एक क्राइटेरिया बना करके, एक डायरेक्शन तय करके शुरू कीजिए, और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़िए। अगर आप फिल्म मेकर बनना चाहते हैं तो सोशल मीडिया का कम से कम इस्तेमाल कीजिए, चैनल कम से कम बनाइए, और ऑडिशन ज्यादा से ज्यादा दीजिए, थिएटर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, तो आप फिल्मों में आएंगे। अगर आप सोशल मीडिया स्टार बनना चाहते हैं तो जी आप सोशल मीडिया पे जो चीजें लोगों को पसंद आ रही हैं, 30 सेकंड की, 1 मिनट की, उस पर फोकस कीजिए। 1 मिनट का कंटेंट बनाइए, 1 मिनट का कंटेंट बनाकर डालिए। बहुत से मेरे दोस्त हैं जो डाल डालकर आज बहुत ही मशहूर हो चुके हैं, और बहुत से भाई लोग भी हैं जो मशहूर हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे। तो वो छोटा छोटा कंटेंट डालते हैं, 30 सेकंड का, 1 मिनट का, तो उसको डालिए। और सबसे बड़ी बात है, सबसे जरूरी बात है कि एक रेगुलर इंटरवल पर डालते रहिए, उसमें अब्सेंट नहीं लगना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। कंटिन्यूटी रहेगी। बिल्कुल, आप कंटिन्यूटी बनाए रखें, उसमें काम करते रहें, लगातार करते रहें, और कम से कम 2 साल धीरज धर के बैठिए। 2 साल के बाद आपको बहुत ही सुंदर फल मिलेगा, बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। हो सकता हो कि आपकी किस्मत अच्छी हो और आपके कंटेंट भी बहुत अच्छे आपने हों, तो दो भैया साल बहुत सी बातें की हमने, और आपने बहुत समय दिया। मैंने सोचा था कि शायद हम लोग जल्दी निपटा निपटा लेंगे, लेकिन चूंकि बातों में हम लोग इतने खो गए कि 27 मिनट से भी ज्यादा का समय हो गया और हम लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो आपने इतना लंबा समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आ, पता नहीं रिकॉर्डिंग कैसी हुई होगी, मैं नहीं जानता, क्योंकि यहाँ और इंटरनेट की काफी समस्या नजर आ रही है, बीच बीच में 2-3 लोगों ने कॉल भी कर दिया है। खैर, जैसा भी हो, मेरी आवाज लोगों तक पहुंच जाए, बस। तुम्हें धन्यवाद रहेगा, वेद प्रकाश के चैनल को धन्यवाद रहेगा, वेद प्रकाश स्टूडियोज को धन्यवाद रहेगा, और शुभकामनाएं रहेंगी। इसी तरह से अच्छी अच्छी चीजों को रिकॉर्ड करके लोगों तक पहुंचाते रहो, तुम्हारा चैनल भी आगे बढ़े, तुम भी आगे बढ़ो, तुम्हें भी बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इस औपचारिक साक्षात्कार को हम अभी खत्म कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है। इससे पहले दर्शकों की तरफ से मैं एक बार धन्यवाद करना चाहता हूं आपका, कि आपने इतना कीमती समय में से निकाल के हम लोगों के लिए इतना समय दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।